फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं फिजिक्स सेक्शन से हैं। ठीक है, और साउंड चैप्टर से हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ देखिए। पहला प्रश्न है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या अंतर आता है। ठीक है, देखिए, यदि तापमान इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि की गति में क्या अंतर आएगा। तो याद रखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि का जो स्पीड होगा, ठीक है, जो साउंड का स्पीड होगा वो भी इंक्रीज कर जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, ध्वनि का प्रसार खाली स्थान में अधिकतम होता है। देखिए, ध्वनि का प्रसार जो है वो किसमें सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि का चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम के टेम्परेचर यानी कि ताप पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करेगी, ठीक है, डेंसिटी, और प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, घनत्व से पता चलेगा सॉलिड लिक्विड गैस है, टेम्परेचर से, प्रत्यास्था से, ये सब पे डिपेंड करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल खाली स्थान है। देखिए, जब ठोस से, ठीक है, गैस में जाकर कोई आवाज़, कोई साउंड जब जाता है सॉलिड से गैसियस मीडियम में, तो उसका स्पीड जो होता है घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाती है या घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है आयाम। क्या कहा जाता है? आयाम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, एक टाइप का साउंड होता है जिसका उपयोग किया जाता है, जो भी फ्रैक्चर होता है धातु में, मेटल में, उसको चेक करने के लिए या फिर उसमें किसी डिफेक्ट को पता लगाने के लिए। तो इसके लिए हम साउंड का जो वर्जन को यूज़ करते हैं उसका नाम है पराध्वनिक। क्या नाम है? पराध्वनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी टाइप के धातु के खंडों में जो दरार होते हैं उनका पता लगाते हैं। ठीक है, और दोष का पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखिए, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से जो भी ध्वनि ऊर्जा, गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा होगी, उसकी मात्रा को कहा जाता है तीव्रता। क्या कहा जाता है? तीव्रता। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हाँ, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टोन। क्या कहा जाता है? टोन। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो मिस्टेक हो गया। हाँ, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टोन। ठीक है, इसे भी क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। मैं यहाँ पर आयाम बता दिया था गलती से। हाँ, इसको भी टोन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली खाली स्थान के द्वारा मार्गों के बाधाओं का पता लगाते हैं। तो चमगादड़ किस टाइप के तरंगों का उपयोग करते हैं?
उड़ने के लिए और अपने रास्ता में बाधाओं का पता लगाने के लिए। तो याद रखिएगा ये यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। किसका? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है चमगादड़। ठीक है, जिसे हम लोग प्राश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। देखिए जो ध्वनि की पिच होती है ये निर्भर करती है इसकी आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है ध्वनि के लाउडनेस या सॉफ्टनेस कौन निर्धारित करता है? देखिए ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है ध्वनि का आयाम। ध्वनि का आयाम जो है ये निर्धारित करता है किसी भी साउंड का लाउडनेस या सॉफ्टनेस, दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए तारत्व यानी कि पिच की बात हो रही है, तो पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व या पिच जो है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है पिच। ठीक है, पिच की मदद से आदमी जो है आवाज़ को, उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति का पहचान कर पाता है। ठीक है, किस टाइप का आवाज़ है, लड़की का है, औरत का है, पुरुष का है। ठीक है, ये सब। अगला है एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? देखिए एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत होता है और जो परावर्तक होता है दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी जो है ये होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, या फिर 16.5 मीटर भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, या फिर 17.5 मीटर भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। तो तीनों का तीनों ही सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? देखिए देखिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। ठीक है, या फिर इको भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में। अगला सवाल है प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? देखिए जो इको होता है वो कभी कभी बड़े हॉल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए ऑडिटोरियम का जो छत और दीवार होता है उसको ढकने के लिए हम यूज करते हैं फाइबर बोर्ड का। किसका? फाइबर बोर्ड। ये क्या करती है? साउंड को सोखते हैं, जिससे क्या होता है कि साउंड का इको जो है वो कम हो जाता है। अगला है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? देखिए मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन में जो भी हम साउंड सुनते हैं वो कायम रहती है 0.1 सेकंड तक। ठीक है, इसके बाद कायम नहीं रहती। इतने ही देर में हमारा दिमाग जो है इसे मेमोराइज कर लेता है। आगे बढ़ते हैं किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि की तरंगों के खाली स्थान के कारण सुनाई देती है। देखिए अगर कोई बगल के कमरा में बात कर रहा, ठीक है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे हैं कोई लोग, तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये जो होता है ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो ये होता है ध्वनि के विवर्तन के कारण। किस कारण? विवर्तन के कारण। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है सोनार एक उपकरण है जो खाली स्थान, वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सोनार क्या है? सोनार जो है एक तरंग है, ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? पानी के नीचे की वस्तु, कहाँ का? पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। वही उपकरण का नाम होता है सोनार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
इकाकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? देखिए, इकाकार्डियोग्राम जो होता है ये किससे संबंधित है? देखिए, इकाकार्डियोग्राम जो है अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डॉपलर इफेक्ट से। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है? क्या देखिए, सोनार का पूरा नाम होता क्या है? इसको कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये कहा जाता है सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम याद रखिएगा, रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये होता है रेडियो का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? सबसे मेन चीज़ क्या है जो इस सोनार में उपयोग किया जाता है, जिसके वजह से हम किसी भी पानी के नीचे जो भी मौजूद है उसका दूरी, दिशा या गति का पता लगा पाते हैं? तो उसके लिए सोनार में उपयोग किया जाता है ट्रांसमीटर। किसका? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। क्या? डिटेक्टर। ठीक है, ये दो चीज़ का उपयोग किया जाता है सोनार में वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।